नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की सजा के ऐलान से सियासत में आए उफान की, कांग्रेस सांसद के समर्थन में आए विपक्ष की, बात करेंगे संसद में बीजेपी कांग्रेस के घमासान की, कांग्रेस नेता के निशाने पर आए अमित शाह की, साथ ही जानेंगे सीजीआई ने कैसे बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें, अब क्यों कर्नाटक में टीपू सुल्तान पर मचा है सियासी घमासान, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी हिंडनबर्ग के एक और खुलासे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के मोदी हटाओ देश बचाओ रैली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले दिन भर गुस्से में रहते हैं पीएम मोदी, तबीयत ठीक है। 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली में बदले गए अध्यक्ष, सीपी जोशी को दी गई राजस्थान की जिम्मेदारी। इजरायली पीएम को अब नहीं हटा सकेगा सुप्रीम कोर्ट, नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मामले से पहले बिल पास, नए बिल में सिर्फ संसद के पास ही पीएम को हटाने का अधिकार, विपक्ष बोला तानाशाही। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 289 अंकों की गिरावट के साथ 57,925 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 75 अंकों की गिरावट के साथ 17,077 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सूरत के सेशन कोर्ट ने आज मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि उसी कोर्ट ने राहुल को फौरन जमानत भी दे दी। राहुल की सजा पर कांग्रेस ने सीधे सीधे मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या न्यायपालिका भी सरकार के दबाव में है। देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी डरी हुई है। ये डर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने और बढ़ा दिया है और इसके चलते बीजेपी संसद भी नहीं चलने दे रही है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला भी दर्ज कर रखा है, जिसमें गुजरात बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। दरअसल राहुल गांधी ने बेंगलुरु की जनसभा में सवालिया अंदाज में कहा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं। इसी मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना लगा दिया। राहुल को कोर्ट से तुरंत जमानत भी मिल गई। कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के साथ ही राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में सजा को चुनौती देने के लिए 1 महीने का समय भी दे दिया, यानी राहुल गांधी के खिलाफ 1 महीने तक कार्रवाई नहीं होगी। सजा सुनाए जाने से पहले जज ने राहुल गांधी से सवाल किए तो उन्होंने साफ कह दिया कि अपने बयान में उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया और न ही उनका ऐसा मकसद था। वो एक राजनेता हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना उनका काम है, वो ऐसा करते रहते हैं। सजा के ऐलान के बाद भी राहुल गांधी के तेवर नहीं बदले। राहुल ने एक बार फिर कहा कि डरो मत। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट किया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। सबको पता है राहुल गांधी तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, गलत को गलत कहने का साहस दिखा रहे हैं। इस साहस से तानाशाह घबराया हुआ है, कभी ईडी, कभी पुलिस, कभी केस, कभी सजा से डराने में जुटा है। राहुल गांधी इस मामले में न्याय संगत अपील दायर करेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि बार बार जज बदले जा रहे थे, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे लेकर उन्हें सजा दी जाए, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। राहुल गांधी को फंसाने के आरोप पर अब बीजेपी पर लग रहे हैं आरोप तो विपक्ष ने भी मोदी सरकार पर लगाए हैं। राहुल गांधी की 2019 में मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि राहुल को फौरन जमानत भी मिल गई। वहीं इस मामले पर राहुल को सभी विपक्षी नेताओं का समर्थन मिला है, जिस पर बीजेपी बौखला गई है। राहुल पर आए फैसले पर किस नेता ने क्या कहा, इसके लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरनेम पर राहुल की टिप्पणी को लेकर जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, वैसे ही राहुल के समर्थन में बयान सामने आने लगे। कांग्रेस नेताओं के साथ साथ विपक्ष के नेताओं ने भी इस फैसले पर असहमति जताई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमें ये सब पता था क्योंकि ये लोग लगातार जजों को बदल रहे थे। जनता को सच बताना हमारा काम है। ये डिक्टेटर सरकार है जो लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानती है। हम कानून और न्यायपालिका में भरोसा रखते हैं और हम कानून के मुताबिक इसके खिलाफ लड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, डरी हुई सत्ता पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, मगर राहुल गांधी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना
ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। वहीं उद्धव गुट शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, न्यायपालिका के पूरे सम्मान के साथ राहुल गांधी का दृढ़ विश्वास अत्यधिक है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। विपक्षी नेताओं को लगातार निशाना बनाना निंदनीय है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी राहुल का समर्थन करते हुए लिखा है, चक्रव्यूह रच विपक्षी नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई से दबिश करवाओ, फिर भी बात ना बने तो घिनौने षड्यंत्र के अंतर्गत विभिन्न शहरों में आधारहीन मुकदमे करवाओ ताकि हेडलाइन मैनेजमेंट में कोई कोर कसर ना रह जाए। ये संविधान, लोकतंत्र, राजनीति और देश के लिए अति गंभीर चिंता का विषय है। विपक्षी नेताओं ने जिस तरह से राहुल का समर्थन किया है उससे साफ है कोर्ट का ये फैसला राहुल से ज्यादा बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। आज राहुल गांधी सूरत से जब दिल्ली लौटे तो एयरपोर्ट पर उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। इस नजारे ने बीजेपी की चिंता को और बढ़ा दिया है। चिंता तो इस बात की भी हो रही है कि कैसे संसद में गतिरोध को खत्म किया जाए। आज 8वें दिन भी संसद में गतिरोध बना रहा। दोनों सदनों में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे। तो आज संसद में क्या कुछ रहा खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। हंगामा, हंगामा और हंगामा। संसद के बजट सत्र में केवल हंगामे की गूंज सुनाई दे रही है। कभी अदानी के मुद्दे पर तो कभी किसानों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों में आर पार की लड़ाई है। आज एक बार फिर से संसद में तीखी बहस छिड़ी, जिसकी वजह से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने जेपीसी मांग के लिए नारेबाजी की, वहीं सत्ता पक्ष राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाता रहा। इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैंने किसी सदस्य को बोलने से नहीं रोका है। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, देश चाहता है कि सदन चले। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, नारेबाजी करना चाहते हैं तो सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। वहीं राज्यसभा में भी अदानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया गया। राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सभापति की तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। गोयल बोल ही रहे थे कि कांग्रेस सांसद और सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी सीट पर बोलने लगे और अदानी मामले की जांच के लिए जांच की मांग को दोहराने लगे, जिससे मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इसी घेराबंदी के लिए आज विपक्षी दलों ने भी बैठक की थी। सभी दल इस बैठक में शामिल हुए और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग के बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। अब देखना होगा कि अदानी के मुद्दे पर सरकार कैसे बच पाती है। संसद में बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है तो कांग्रेस भी हार मानने को तैयार नहीं है, जिससे साफ है कि संसद में ये घमासान जारी रहेगा। घमासान तो कांग्रेस नेता के खत पर भी मच गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने सीबीआई को खत लिखकर अमित शाह से पूछताछ करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, इसके लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में महिलाओं को लेकर बयान दिया था, जिसे लेकर 45 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेज दिया। दिल्ली पुलिस के जवान राहुल गांधी के घर तक पहुंच गए और उन महिलाओं की पहचान बताने को कहा जिन्होंने राहुल गांधी से शिकायत की थी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली पुलिस को कानूनी तरीके से जवाब देगी, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी कर दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कब सवाल होंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीबीआई निदेशक को एक पत्र लिखा है जिसमें अमित शाह से पूछताछ करने की मांग की गई है। अपने पत्र में जयराम रमेश ने लिखा कि मैं सीबीआई को सूचित करना चाहता हूं कि 17 फरवरी 2023 को अमित शाह ने एक सभा में कहा था कि तत्कालीन मेघालय सरकार सबसे भ्रष्ट है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, ऐसे में उनके पास इस संबंध में सूचना और तथ्य भी होंगे जिनके आधार पर उन्होंने ये बयान दिया। मैं राष्ट्रहित में आपसे आग्रह करता हूं कि अमित शाह को तलब किया जाए और उनसे सभी सूचना और तथ्य देने के लिए कहा जाए। जयराम ने अपने ट्वीट में उस पत्र के साथ मीडिया की कुछ कटिंग भी शेयर की है जिसमें अमित शाह की बातों का जिक्र किया गया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मेघालय बीजेपी ने कॉनराड संगमा के साथ 5 साल सरकार चलाई। चुनावों के समय उसी सरकार को भ्रष्ट बताते हुए अलग हो गए और चुनावों के बाद फिर मिलकर सरकार बना ली। जयराम ने कहा कि जम्मू कश्मीर मामले में जिस तरह से दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से पूछताछ करने के लिए गई थी, उसी तरह से सीबीआई भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछताछ करे। कांग्रेस नेता के इस दांव से बीजेपी पस्त है। बीजेपी की चिंता तो सीजेआई ने भी बढ़ा रखी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने बेबाक बयान और अपने फैसलों को लेकर अक्सर खबरों में आ ही जाते हैं। अब उनका एक और बयान सामने आया है जिसने सत्ता पर काबिज मोदी सरकार के माथे की शिकन को
और बढ़ा दिया है, क्योंकि सीजेआई ने प्रेस की आजादी पर सवाल उठा दिए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक बार फिर से मीडिया की आजादी की वकालत की है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर प्रेस को सच बोलने से रोका जाता है तो लोकतंत्र की जीवंतता ही खत्म हो सकती है। अगर देश को लोकतांत्रिक रहना है तो प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए। सीजेआई ने आगे कहा कि मीडिया राज्य की अवधारणा में चौथा स्तंभ है और इस तरह वो हमारे लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। एक लोकतंत्र में ये बेहद जरूरी है कि हमें उस पत्रकारिता पर जोर देना चाहिए जो देश की सरकार से मुश्किल सवाल पूछ सके। किसी भी देश की लोकतंत्र की जीवंतता तभी प्रभावित हो जाती है जब प्रेस को ऐसा करने से रोक दिया जाता है। अगर किसी देश को स्वस्थ लोकतंत्र बने रहना है तो उस देश में प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए। सीजेआई ने प्रेस की आजादी में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हमने अपने कई फैसलों में प्रेस की स्वतंत्रता पर जोर दिया है। हमारा मानना है कि जब तक भारत की स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी तब तक पत्रकार डरे बिना सत्ता से सच बोल सकेंगे। सीजेआई ने इस दौरान मीडिया ट्रायल पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा करके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि वहां से ऐसी धारणा जन्म ले लेती है जो व्यक्ति को ट्रायल से पहले ही जनता की नजरों में गुनहगार बना देती है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 16वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पत्रकारिता सच के लाइट टावर की तरह होता है जो हमें बेहतर कल का रास्ता दिखा सकती है। सीजेआई के सवालों से मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा होना तय है। इधर सवाल तो कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच माना जा रहा है। बीजेपी के लिए अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। इस बीच राज्य के वोकालिंगा समुदाय को साधने की कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन वोकालिंगा धर्मगुरु ने ही बीजेपी के अभियान की हवा निकाल दी है। बीजेपी टीपू सुल्तान के सहारे कर्नाटक में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी है। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने यह दावा कर राजनीतिक हलचल मचा दी है कि टीपू सुल्तान की जान अंग्रेजों से लड़ते हुए नहीं गई, बल्कि उनकी जान दो वोकालिंगा सरदार उरीगोड़ा और नंजेगौड़ा ने 1799 में ली थी। दरअसल बीजेपी की नजर राज्य के करीब 14% वोकालिंगा समुदाय पर है, लेकिन बीजेपी नेताओं का यह बयान वोकालिंगा धर्म गुरुओं को पसंद नहीं आ रहा है। वोकालिंगा समुदाय के प्रमुख मठ आदि चुनचनगिरी के प्रमुख पुजारी निर्मलानंद स्वामी ने CT रवि के साथ ही राज्य के 2 मंत्री मुन्नी रत्ना और डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण के अभियान की आलोचना की है। स्वामी ने बीजेपी नेताओं को काल्पनिक चरित्रों के बारे में बोलने से बचने की सलाह दी है। ये राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के अभियान के लिए झटके जैसा है। निर्मलानंद ने बोम्मई सरकार के मंत्री मुन्नी रत्ना को बुलाकर कहा कि इतिहास को उस दौर में रह रहे लोगों ने लिखा है। बाद के समय में उसमें की जाने वाली जोड़तोड़ से केवल भ्रम और संघर्ष पैदा होगा। समाज और समुदाय के सामने इतने सारे मुद्दे हैं, ऐसे में सिर्फ उरीगोड़ा और नंजेगौड़ा को मुद्दे की तरह उजागर करना और वोकालिंगाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत है। चाहे CT रवि हो या अश्वत्थ नारायण या गोपालैया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने उन्हें भी ये बताया है। दरअसल बीजेपी का ध्यान कर्नाटक के मैसूर रीजन पर है। यहाँ बीजेपी बेहद कमजोर है। वोकालिंगाओं का इसे गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में विधानसभा की 64 सीटें हैं और बीजेपी को 2019 में सिर्फ 11 सीटों पर ही जीत मिली थी। इसलिए बीजेपी ने टीपू सुल्तान के खिलाफ अभियान शुरू किया था, लेकिन वोकालिंगा समाज के धर्म गुरु ने ही बीजेपी के अभियान की हवा निकाल दी है। और बुलेटिन के आखिर में बात हिंडनबर्ग के एक और खुलासे की। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के एक ट्वीट ने फिर से हलचल मचा दी है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट के बाद एक नई रिपोर्ट लाने के संकेत दिए हैं। इस ट्वीट में आखिर ऐसा क्या है जिसने सभी को हैरान कर दिया है? देखते हैं ये खबर। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग का नाम साल 2023 की शुरुआत से ही सुर्खियों में है। बीते 24 जनवरी को अडानी ग्रुप को लेकर इस फर्म ने जो रिपोर्ट पब्लिश की, उसने गौतम अडानी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इसका असर अभी भी देखा जा रहा है। इसकी वजह से दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल रहे अडानी की संपत्ति 60% घट चुकी है। अब ये शॉर्ट सेलर फर्म एक और बड़ा खुलासा करने की तैयारी में है। हिंडनबर्ग ने अपने ट्वीट में लिखा है, अनदर बिग वन। ऐसे में सभी के मन में सवाल आ रहा है कि इस बार अडानी ग्रुप को धराशायी करने के बाद अब हिंडनबर्ग के निशाने पर कौन सा बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है या फिर कौन सा अरबपति है। इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। 23 मार्च को हिंडनबर्ग फर्म के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया, उसमें लिखा है, एक नई और बड़ी रिपोर्ट जल्द। शॉर्ट सेलर फर्म के इस ट्वीट ने चिंता इसलिए भी बढ़ा दी है क्योंकि ये ऐसे समय पर किया गया है जब दुनिया में बैंकिंग संकट गहराया हुआ है और एक के बाद एक बैंक बंद हो रहे हैं।
बैंकिंग संकट की बात करें तो एक और जहां अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक ढह गया है, तो सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका के आधा दर्जन से ज्यादा बैंक पर डूबने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अंडर रिव्यू कैटेगरी में डाला हुआ है। इनमें फर्स्ट रिपब्लिक बैंक समेत अन्य बड़े बैंक शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका से शुरू हुआ बैंकिंग संकट यूरोप के सबसे बड़े बैंकों में से एक क्रेडिट स्विस को भी अपनी जद में लेता दिख रहा है। उसका हाल भी बेहाल है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।